हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। पिछली वीडियो में हमने जाना था मेंस रिया, एक्टस रियस और कुछ और फाउंडेशनल कंसेप्ट्स को। और आज की वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएनएस, मतलब जो हमारा बीएनएस है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएनएस का जो ये कंसेप्ट है ये बताया गया है सेक्शन 1 के अंदर, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेक्शन 1 है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारे बीएनएस का जो शॉर्ट टाइटल है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। और कमेंसमेंट को जानने के लिए आपको इन दी गई दो डेट्स को याद रखना होगा। एक होती है इनेक्टमेंट डेट, एक होती है इन्फोर्समेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट का मतलब होता है जिस दिन हमारा ये जो बीएनएस है ये इनेक्ट किया गया था, मतलब जिस दिन हमारे बीएनएस को ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट मिली थी। और इन्फोर्समेंट डेट का मतलब होता है जिस दिन से हमारा बीएनएस इन्फोर्स हुआ था, मतलब जिस दिन से हमारा बीएनएस लागू होना शुरू हुआ था। तो हमारे बीएनएस की इनेक्टमेंट डेट क्या है? 25 ऑफ दिसंबर 2023। और हमारे बीएनएस की इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 2024। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएनएस, मतलब बीएनएस कहाँ कहाँ लागू होता है। अब उसमें एक टाइप है इंट्रा टेरिटोरियल और दूसरा टाइप है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है जब हमारा जो बीएनएस है वो विद इन इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर अप्लाई हो। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है जब हमारा जो बीएनएस है वो इंडिया की बाउंड्रीज, मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उसके बाहर अप्लाई हो। और इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में हमें बताता है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में हमें बताता है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5। तो आइए एक एक करके इन सबसेक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे सबसेक्शन 3 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। अब हम इस लैंग्वेज को वर्ड बाय वर्ड तोड़ेंगे और उसके एसेंस को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो सबसेक्शन 3 कहता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ फॉर विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एवरी पर्सन, मतलब सबसेक्शन 3 इंडियंस की तो बात करता ही है, सिटीजन्स की तो बात करता ही करता है, साथ ही नॉन सिटीजन्स की भी बात करता है, मतलब फॉरेनर्स की भी बात करता है। तो लैंग्वेज कहती है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट। हर वो व्यक्ति पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो। कब? अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हर वो व्यक्ति चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा इस संहिता के अंडर में। कब? जब वो कोई एक्ट करता है या फिर कोई ओमिशन करता है। एक्ट का मतलब होता है कुछ करना और ओमिशन का मतलब होता है कुछ ना करना। और वो एक्ट और ओमिशन कैसा है? कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ, मतलब एक्ट कुछ करना या ओमिशन कुछ ना करना वो बीएनएस में दिए गए जो प्रोविजंस हैं, जो कि सेक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, उनके खिलाफ है। ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, मतलब ऐसा एक्ट और ओमिशन वो कहाँ पे करता है? इंडियन टेरिटरी में करता है। तो सब सेक्शन 3 कहता है हर वो व्यक्ति, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, वो पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा इस संहिता के अंडर में। कब? जब वो कोई एक्ट करता है या फिर कोई ओमिशन करता है। और वो एक्ट और ओमिशन कैसा है? इस संहिता के जो प्रोविजंस हैं उनके खिलाफ है, उनके कॉन्ट्रेरी है। और वो कहाँ पे करता है? इन इंडिया, विद इन इंडियन टेरिटरी। और इसे ही हम कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी। आइए अब सबसेक्शन 5 की लैंग्वेज को देखते हैं और उसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसेक्शन 5 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय ए एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बी एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, सी एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो सबसेक्शन 5 कहता है कि बीएनएस के जो प्रोविजंस हैं वो नीचे दी गई बातों के ऊपर भी लागू होंगे। तो क्लॉज ए कहता है जब कोई इंडियन सिटीजन कोई ऑफेंस कमिट करता है जो कि ऐसी जगह पे है जो कि इंडिया से बाहर है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो भले ही वह सिटीजन इंडिया के बाहर है और वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, बट स्टिल उसके ऊपर हमारा जो बीएनएस है वो लागू होगा। क्लॉज बी बात करता है जब कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है किसी शिप पे या एयरक्राफ्ट पे जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, मतलब एक इंडियन शिप या फिर एयरक्राफ्ट, भले ही वो शिप या फिर एयरक्राफ्ट वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एनी पर्सन, ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो क्लॉज बी है ये फॉरेनर्स पे और इंडियंस पे, इंडियन सिटीजन्स पे, दोनों पे लागू होता है।
और क्लॉज सी बात करता है जब कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर रहकर कोई ऑफेंस कमिट करता है और वो ऑफेंस इंडिया के अंडर लोकेटेड एक कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी बीएनएस लागू होगा। तो बेसिकली सब सेक्शन 5 बात करता है कि बीएनएस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कब कब लागू हो सकता है, इंडिया की टेरिटरी के बाहर बीएनएस कब कब लागू होगा। तो इन 3 बातों को आप याद रखिएगा। इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड में कोई ऑफेंस करे उनके ऊपर, इंडियन शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट्स वर्ल्ड में कहीं पे भी हो उनमें कोई ऑफेंस होता है उनके ऊपर, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जो कि इंडियन कंप्यूटर्स को टारगेट कर रहे हैं उनके ऊपर, इन तीनों ही बातों पे हमारा जो बीएनएस है वो लागू होगा। अब देखिए, हमने कंसेप्ट्स को तो समझ लिया, लेकिन हर पर्टिकुलर केस में बीएनएस लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप सबके सामने एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ टेस्ट भी दिए गए हैं, जिन टेस्ट की मदद से आप ये पहचान सकते हैं कि किसी केस में बीएनएस लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर ए नाम का कोई पर्सन है जो कि बी का मर्डर कमिट कर देता है। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। अब क्योंकि ये ऑफेंस है जो कि इंडिया के अंदर कमिट हुआ है, तो ये इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी का केस है। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि ए जो पर्सन है जो कि मर्डर कमिट कर रहा है वो इंडियन है या फिर फॉरेनर है, क्योंकि सब सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था, वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एवरी पर्सन। तो सब सेक्शन 3 चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, दोनों के ऊपर ही लागू होगा। तो इस केस में हमें बस इतना ही देखना है कि ए ने जो एक्ट किया है मर्डर, वो बीएनएस में पनिशेबल है या फिर नहीं है। तो बेसिकली जब भी कोई ऑफेंस इंडिया में होगा तो हमें बस इतना देखना है कि जो भी वो एक्ट हुआ है या फिर ओमिशन हुआ है वो बीएनएस में पनिशेबल है या फिर नहीं है। अब एग्जाम्पल सेकंड के अंदर ए नाम का कोई पर्सन है, वो बी का मर्डर करता है फॉरेन के अंदर, तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी का एग्जाम्पल हुआ। तो इस सिचुएशन में बीएनएस लागू होगा या नहीं होगा, उसे जानने के लिए हमें 2 टेस्ट को देखना होगा। पहले टेस्ट में हमें ये देखना होगा कि ए इंडियन सिटीजन है या फिर नहीं है, क्योंकि सब सेक्शन 5 के क्लॉज ए में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑफेंस है वो इंडिया के बाहर कमिट होता है तो बीएनएस सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे ही लागू होगा। और टेस्ट नंबर 2 तो एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह सेम ही है कि जो एक्ट है वो बीएनएस के द्वारा पनिशेबल है या फिर नहीं है। तो बेसिकली जब भी कोई ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी के बाहर होगा तो हमें बस इन 2 टेस्ट को देखना है कि जो ऑफेंडर है वो इंडियन है या फिर नहीं है, और उसने जो ऑफेंस किया है वो बीएनएस के द्वारा पनिशेबल है या फिर नहीं है। और अगर ये दोनों टेस्ट पास हो जाते हैं तो बीएनएस उस सिचुएशन में लागू होगा। और इसी के साथ आपने इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी दोनों के बारे में अच्छे से समझ लिया है। और अब हम सीखेंगे एक ऐसे कंसेप्ट को जिसका आप सब के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम सब सेक्शन 5 पढ़ रहे थे तो उसमें 3 बातों का जिक्र हुआ था। उन 3 बातों में से जो क्लॉज बी और सी हैं वो लगभग सब सेक्शन 3 जैसे ही हैं, क्योंकि सब सेक्शन 3 के अंदर चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, कोई भी पर्सन हो, वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ऑफेंस कर रहा था और उसके ऊपर बीएनएस लागू हो रहा था। बिल्कुल सेम वैसे ही जो क्लॉज बी है उसके अंदर कोई भी पर्सन हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, वो कोई ऑफेंस करता है किसी शिप पे या फिर एयरक्राफ्ट पे जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उस पर्सन के ऊपर भी बीएनएस लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन शिप है या फिर इंडियन एयरक्राफ्ट है उसे एज ए इंडियन टेरिटरी ही ट्रीट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सब सेक्शन 3 जैसा ही है कि इंडियन टेरिटरी के ऊपर कोई भी पर्सन अगर कोई ऑफेंस करता है और अगर वो ऑफेंस बीएनएस के अंदर पनिशेबल है तो उस सिचुएशन में बीएनएस लागू होगा। अब आप सब सेक्शन सी देखिए, इसमें कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर बैठ के कोई ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस इंडिया के अंदर किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है तो वहां पे भी बीएनएस लागू होगा। अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सब सेक्शन 3 जैसी ही बात हो रही है, क्योंकि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक्ट सीरियस कभी कभी तो एक्ट होता है लेकिन कभी कभी एक्ट का कॉन्सिक्वेंस भी होता है। तो यहाँ पे भी जो वो पर्सन है जो कि बाहर बैठा है इंडिया से, वो जो ऑफेंस कर रहा है उस ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंस तो इंडिया की टेरिटरी में ही हो रहा है ना। मतलब जो कंप्यूटर रिसोर्स है जो कि टारगेट किया जा रहा है वो तो इंडिया में ही लोकेटेड है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लॉज बी और क्लॉज सी ये लगभग सब सेक्शन 3 जैसे ही हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर या तो ऑफेंस इंडियन टेरिटरी में हो रहा है या फिर उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रहा है। तो इसी वजह से सब सेक्शन 5 का क्लॉज बी और क्लॉज सी ये दोनों सब सेक्शन 3 जैसे ही हैं। लेकिन सवाल उठता है सब सेक्शन 5 के क्लॉज ए के बारे में, क्योंकि क्लॉज ए के अंदर ऑफेंस ना तो इंडिया में हो रहा है ना ही उस ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंस इंडिया के अंदर आ रहा है। क्लॉज ए के अंदर तो कोई भी इंडियन सिटीजन है
वो फॉरेन में जाके कोई ऑफेंस करता है, स्टिल उसके ऊपर बीएनएस है वो लागू हो रहा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि हम फॉरेन टेरिटरी के ऊपर भी बीएनएस लागू कैसे कर सकते हैं। भले ही जो ऑफेंडर है वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन जहां वो ऑफेंस कर रहा है, जिस जगह पे वो ऑफेंस कर रहा है, वो तो फॉरेन की जगह है ना, वहां पे हम अपना बीएनएस कैसे लागू कर सकते हैं। और इसी सवाल का जवाब देता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए को सबसेक्शन 3 जैसा ही बना रहा है। कैसे? एक लीगल फिक्शन क्रिएट करके। आइए उसे डिटेल में समझते हैं। सबसेक्शन 4 कहता है एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील्ड with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो बेसिकली सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन लॉ के द्वारा लाइबल है तो भले ही उसने वो ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट किया हो, फॉरेन टेरिटरी में कमिट किया हो, हम तो उससे ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि जैसे उसने वो ऑफेंस इंडिया के अंदर किया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन इंडियन लॉ के द्वारा लाइबल है तो भले ही वो ऑफेंस फॉरेन में जाके करता है, हम तो उसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि उसने वो ऑफेंस इंडिया के अंदर किया है। तो हो गया ना ये सबसेक्शन 3 जैसा, क्योंकि सबसेक्शन 3 में भी इंडिया के अंदर होने वाले ऑफेंसेस की ही बात की जा रही है। तो बेसिकली जब ये सवाल उठता है कि सबसेक्शन 5 का क्लॉज ए कहता है कि कोई इंडियन सिटीजन अगर फॉरेन में कोई ऑफेंस करता है तो वो बीएनएस के द्वारा लाइबल होता है, तो वहां पे बीएनएस कैसे लागू हो रहा है, क्योंकि ऑफेंस तो फॉरेन टेरिटरी में हो रहा है ना। तो सबसेक्शन 4 उसका जवाब देता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई पर्सन लाइबल है इंडियन लॉ के द्वारा, तो लाइबल तो वो हो ही चुका है, लाइबल तो वो सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए के अंदर हो ही चुका है। तो अगर कोई पर्सन लाइबल है इंडियन लॉ के द्वारा, तो अगर वो फॉरेन में भी कोई ऑफेंस करता है तो हम तो उसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे, हम तो उसके साथ ऐसे ही डील करेंगे जैसे कि उसने वो ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी के अंदर किया है, बिल्कुल वैसे जैसे सबसेक्शन 3 बात कर रहा था। तो बेसिकली सबसेक्शन 4 क्या कर रहा है? सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए को सबसेक्शन 3 जैसे ही बना रहा है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट करके। और इसी के साथ आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लिया है। अब हम बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट कंसेप्ट की ओर, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो देखिए, जब हम सबसेक्शन 5 को पढ़ रहे थे तो उसके क्लॉज ए में और उसके क्लॉज सी में उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की थी, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो आइए हम देखते हैं इस टर्म का मतलब क्या है। सपोज कीजिए ये पूरा हमारा वर्ल्ड है और ये हमारा इंडिया है। तो अगर इंडिया में कोई ऑफेंस हुआ तो वो होगा ऑफेंस विद इन इंडिया, लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस हुआ तो वो होगा ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया। लेकिन साथ ही जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी सारे देशों के अंदर दूसरे देशों की एम्बेसीज होती हैं, उसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में भी इंडियन एम्बेसीज हैं। तो इंडियन एम्बेसी को भी एज ए इंडियन टेरिटरी ही देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो अगर कोई ऑफेंस किसी इंडियन एम्बेसी में होता है तो वो बियॉन्ड इंडिया तो है, लेकिन स्टिल वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हुआ है, तो उसे हम कहेंगे बियॉन्ड एंड विद इन इंडिया। और इसके बाद जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, अगर कोई ऑफेंस ना तो इंडिया में हो रहा है और ना ही किसी इंडियन एम्बेसी में हो रहा है, उसे हम कहेंगे विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो यही था विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया टर्म का मतलब। और इसी के साथ हमारा आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आज हमने जाना एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएनएस के बारे में। सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 से हमने इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी को देखा। सेक्शन 1 के सबसेक्शन 5 से हमने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी को देखा। और सेक्शन 1 के सबसेक्शन 4 से हमने लीगल फिक्शन को देखा। और आखिर में हमने विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया टर्म का मतलब देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।